4 नवंबर 2017 सऊदी अरब के रियाद का रिट्ज कार्ल्टन होटल। इस होटल में आमतौर पर सऊदी अरब के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन, शहजादे और मंत्री किसी मीटिंग या फिर बड़ी डील के लिए मिला करते थे। लेकिन आज यही होटल एक कैद खाना बन चुका था। करीब 400 लोगों को इस होटल में ये कहकर इनवाइट किया गया था कि सऊदी के क्राउन प्रिंस उनसे बातचीत करना चाहते हैं। बुलाए गए इन मेहमानों में सऊदी अरब के रॉयल परिवार के सदस्य थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून और ताकतवर मंत्री थे। सबके सब ठाट बाट में पहुंचे थे कि सऊदी के क्राउन प्रिंस उनसे बात करेंगे, उनके साथ सऊदी अरब के भविष्य के बारे में चर्चा होगी। लेकिन उनका ये अरमान धरा का धरा रह गया। शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था, मानो ये रात सऊदी के इतिहास की सबसे काली रात होने वाली हो। कुछ ही वक्त में सऊदी खुफिया एजेंसियों के अफसरों की मौजूदगी होटल में बढ़ने लगी। मेहमानों को अब यह एहसास होने लगा था कि जरूर उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। होटल में बुलाए गए मेहमानों को अलग अलग कमरों में ले जाया गया। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ ही देर बाद मेहमानों के हाथों को बांध दिया गया, उन्हें पीटा जाने लगा। फिर उनसे एक सवाल पूछा गया, पैसा कहाँ है? इंटेरोगेटर्स चाहते थे कि इन लोगों के पास जितने पैसे हैं वो सब सऊदी सरकार को ट्रांसफर किए जाएं। मेहमानों को धमकियां दी जाने लगी, अगर पैसे नहीं दिए तो उनकी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी खुफिया जानकारियां लीक कर दी जाएंगी। इंटेरोगेटर्स ने धमकाते हुए कहा, हमारे पास तुम्हारी कई ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें लोगों के सामने लीक कर दिया जाए तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। कई लोग डर गए, उन्होंने पैसे ट्रांसफर करने के लिए हामी भर दी, तो कुछ ने इससे साफ इनकार कर दिया। इनकार करने वालों को खूब टॉर्चर किया गया। इस पूरी घटना के पीछे मौजूद थे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के नाम पर की जा रही थी। इस कार्रवाई के बाद क्राउन प्रिंस ने दावा किया कि सऊदी सरकार ने इन बिजनेस टाइकून्स और मंत्रियों संतरियों से करीब 107 अरब डॉलर्स वसूल किए। ये सारे पैसे ब्लैक मनी थे। हालांकि होटल से बाहर निकले प्रताड़ित लोगों ने यह दावा किया कि इस कार्रवाई के जरिए एमबीएस पूरे सऊदी अरब को बताना चाहते हैं कि वो कितने ताकतवर लीडर हैं। तो किस्सा के इस एपिसोड में सुनाएंगे आपको कहानी एमबीएस की। कैसे एमबीएस के पिता ने तख्त के बाकी दावेदारों को साइडलाइन कर उन्हें क्राउन प्रिंस की गद्दी पर बैठाया। क्या है मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030, जिसके जरिए वो सऊदी को एक मॉडर्न मुल्क बनाना चाहते हैं। साथ ही बात होगी कि कैसे मुल्क की रूढ़िवादी सोच को बदलने का दावा करने वाले मोहम्मद बिन सलमान ने अपने शासनकाल में मानवाधिकारों को कुचल दिया। अपने विरोधियों को वो कैसे ठिकाने लगाते हैं और कैसे जेफ बेजोस को भेजे उनके एक वीडियो से बेजोस का फोन हैक हो गया। ट्विटर में सेंधमारी के उस किस्से पर भी बात होगी जब अपने विरोधियों के डेटा को सऊदी सरकार ने ट्विटर के एक एम्प्लॉय के जरिए हैक कर लिया। बात करेंगे एमबीएस की उस डार्क साइड की भी, जब एक पत्रकार की आवाज को कुचलने के लिए सऊदी एम्बेसी में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। और ये किस्सा है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और एक विवादित लीडर मोहम्मद बिन सलमान का। इस वीडियो में एमबीएस से जुड़ी आपको कई ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो शायद ही आपको पता हो, इसलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। साल 1932 की बात है। अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने सऊदी साम्राज्य की नींव रखी। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क बना जिसके नाम में एक खानदान का नाम छिपा था, अल सऊद। अब्दुल अजीज की कई शादियां हुई और उनके दर्जनों बच्चे हुए। उन्हीं में से एक का नाम था सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। जब सलमान थोड़े बड़े हुए तो उन्हें सऊदी अरब की राजधानी रियाद का गवर्नर बना दिया गया। उस वक्त रियाद की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो एक छोटा सा रेगिस्तानी इलाका था, लेकिन सलमान के गवर्नर रहते हुए रियाद धीरे धीरे एक बड़े और विकसित शहर में तब्दील होने लगा। इधर साल 1985 का अगस्त महीना चल रहा था। सलमान के घर एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मोहम्मद बिन सलमान। अरबी में इब्न या बिन का मतलब होता है बेटा।
इस तरह मोहम्मद बिन सलमान का अर्थ हुआ सलमान का बेटा मोहम्मद, जिसे शॉर्ट में आज MBS भी कहा जाता है। नाम को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए वीडियो में आगे हम कई जगह MBS के नाम से ही उनको संबोधित करेंगे। MBS के पिता सलमान की कई शादियां हो चुकी थी और उनके कई बच्चे भी थे, लेकिन MBS से उन्हें खास लगाव था। वो अपने दूसरे बच्चों की तुलना में MBS के साथ ज्यादा वक्त बिताते थे, उनसे बातें करते और सऊदी साम्राज्य के इतिहास के बारे में बताते थे। सलमान अक्सर अपने बेटे को खानदान की उपलब्धियों की कहानियां सुनाते थे। धीरे धीरे MBS के ऊपर अपने पिता सलमान की छाप पड़ने लगी। दोनों दुनिया को एक ही नजरिए से देखने लगे। सऊदी राज परिवार के बच्चे आमतौर पर पढ़ाई के लिए विदेश का रुख करते हैं, लेकिन MBS ने अपनी पढ़ाई रियाद में ही पूरी की। उन्होंने किंग सऊद यूनिवर्सिटी में लॉ में ग्रेजुएशन की। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ और ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि पिता सलमान ने खुद ही उन्हें अपने पास ज्यादा रखना शुरू कर दिया, ताकि MBS शासन के कामकाज को बारीकी से देख सके और सीख सके। जब सलमान किसी मीटिंग में होते तो MBS भी वहीं मौजूद रहते। बतौर गवर्नर सलमान जो भी फैसले लेते, MBS उन्हें ध्यान से देखते और समझते। धीरे धीरे वो शासन चलाने के गुर सीखने लगे। कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं साल 2015 में। सऊदी राजनीति में इस साल एक नया मोड़ आया। सऊदी अरब के तत्कालीन किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का निधन हो गया। उनकी जगह 79 साल के सलमान अरब के नए बादशाह बने। अब्दुल्ला सलमान के सौतेले भाई थे। गद्दी पर बैठते ही सलमान ने अपने बेटे MBS के लिए सत्ता के दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। सऊदी के शाही निजाम में बादशाह के बाद सबसे अहम ओहदा होता है क्राउन प्रिंस का, यानी अगला राजा बनने का प्रबल दावेदार। किंग अब्दुल्ला के कार्यकाल में ये दोनों पद उन्हीं के पास थे, यानी वो खुद ही बादशाह के साथ साथ क्राउन प्रिंस भी थे। उनके निधन के बाद क्राउन प्रिंस और किंग दोनों पद खाली हो गए। किंग की गद्दी पर सलमान बैठ गए, लेकिन क्राउन प्रिंस का पद अभी भी खाली था। किंग अब्दुल्ला की दिली इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उनके सौतेले भाई मुकरिन बिन अब्दुल अजीज को क्राउन प्रिंस बनाया जाए, लेकिन सलमान ने गद्दी संभालते ही मुकरिन को क्राउन प्रिंस बनने की राह से हटा दिया। इसके पीछे कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई। मुकरिन की जगह मोहम्मद बिन नायफ को क्राउन प्रिंस बना दिया गया। किंग अब्दुल्ला के दौर में मोहम्मद बिन नायफ डिप्टी क्राउन प्रिंस हुआ करते थे। नायफ को दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियां, चाहे अमेरिका की CIA हो या फिर ब्रिटेन की MI6, अच्छे से जानती थी। नायफ सऊदी अरब के खुफिया तंत्र का एक भरोसेमंद हिस्सा रह चुके थे और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब की छवि को मजबूती देने में उनका बड़ा योगदान रहा था। हालांकि सलमान ने नायफ को क्राउन प्रिंस बना दिया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे MBS को डिप्टी क्राउन प्रिंस के पद पर भी बैठा दिया, यानी अगर कभी नायफ को हटाया जाए तो MBS सीधे क्राउन प्रिंस बन सकते थे। इस तरह क्राउन प्रिंस बनने के लिए अब MBS के सामने बस एक ही कदम का फासला रह गया था। कुछ वक्त बीता ही था कि सलमान ने अपने बेटे MBS को सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। अब MBS के पास वो ओहदा था जिसके जरिए वो खुद को साबित कर सकते थे, दुनिया को दिखा सकते थे कि सऊदी अरब की सुरक्षा को लेकर उनका क्या नजरिया है। खैर, MBS अब डिप्टी क्राउन प्रिंस होने के साथ साथ सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर भी बन चुके थे। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अपने बजट का बड़ा हिस्सा डिफेंस पर खर्च करता है। इधर साल 2017 का जून महीना चल रहा था। किंग सलमान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सबको मालूम था कि आज नहीं तो कल सलमान अपने बेटे MBS को डिप्टी क्राउन प्रिंस से क्राउन प्रिंस जरूर बनाएंगे, लेकिन ये इतना जल्दी होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सलमान ने ऐलान किया कि मोहम्मद बिन नायफ की जगह अब MBS सऊदी के नए क्राउन प्रिंस होंगे। नायफ को क्यों हटाया गया, इसके पीछे कोई साफ वजह नहीं बताई गई। हालांकि वजह साफ थी, पुत्र मोह। सऊदी में पूरी तरह बादशाही शासन है, जहां किंग का फैसला ही आखिरी होता है। कोई उनके फैसले को चुनौती नहीं दे सकता। लिहाजा अब MBS सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बन चुके थे। सऊदी के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी नई पीढ़ी के युवा को सिर्फ 32 साल की उम्र में क्राउन प्रिंस बना दिया गया था। अब MBS के पास सत्ता थी, ताकत थी और उनके भीतर सऊदी अरब की सुरक्षा को लेकर एक बेचैनी सी थी, जो कुछ ही समय में पूरी दुनिया को नजर आने वाली थी।
सऊदी अरब वर्षों से खुले तौर पर ईरान को अपना दुश्मन मानता है। वजह साफ है, ईरान एक शिया बहुल देश है और सऊदी अरब सुन्नी बहुल। दोनों देशों के बीच टकराव की कहानी सालों पुरानी है। ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इन्हीं देशों में एक देश है यमन। यमन में हूथी विद्रोहियों और यमन सरकार के बीच संघर्ष कई सालों से चलता आ रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हूथी आखिर है कौन और इनका ईरान और सऊदी अरब के झगड़े से क्या कनेक्शन है। हूथी एक शिया जैदी समूह है जो यमन के उत्तरी हिस्से, खासकर सादा इलाके से ताल्लुक रखता है। यमन की आबादी का लगभग 35% हिस्सा शिया जैदी हैं और हूथी इसी समुदाय का एक उग्रपंथी गुट है। हूथी ग्रुप का नाम उनके नेता हुसैन बदरुद्दीन अल हूथी के नाम पर पड़ा, जिसे साल 2004 में यमन की सेना ने मार गिराया था। हूथियों का कहना था कि यमन की सरकार, जो सुन्नी बहुल थी, उनके साथ भेदभाव करती थी और उन्हें राजनीतिक व सामाजिक अधिकार नहीं देती थी। उनका आरोप था कि यमन की सरकार सऊदी अरब और अमेरिका के इशारों पर चलती है। साल 2011 में कई अरब देशों में लोग तानाशाही सरकारों और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे। मिडिल ईस्ट के कई देशों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिनकी वजह से ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया, यमन जैसे देशों में तख्ता पलट तक हो गया। इस पूरी मुहिम को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान यमन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। इस मौके का फायदा उठाकर हूथी विद्रोहियों ने अपनी ताकत बढ़ाई। सितंबर 2014 की बात है। हूथियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और वहां के राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बूह मंसूर हादी को सत्ता से बाहर कर दिया। हादी सऊदी अरब के काफी करीबी माने जाते थे। वो भागकर पहले यमन के अदन शहर गए, लेकिन जब हूथियों ने वहां भी हमला कर दिया तो हादी को सऊदी अरब में शरण लेनी पड़ी। एमबीएस के लिए ये एक खुली चुनौती थी। उनका मानना था कि हूथी विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन मिल रहा है। ईरान उन्हें हथियार, ट्रेनिंग और पैसा दे रहा है। ये बात सऊदी अरब के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि यमन सऊदी का पड़ोसी देश है और अगर हूथियों का नियंत्रण बढ़ता है तो सऊदी की सीमाओं पर सीधा खतरा खड़ा हो जाता। एमबीएस ने इसे एक क्षेत्रीय ताकत की लड़ाई की शक्ल में देखा, जिसमें ईरान यमन में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। एमबीएस को लगा अब वक्त आ गया है कि सऊदी अरब खुलकर इस चुनौती का जवाब दे। फिर क्या था? एमबीएस के नेतृत्व में सऊदी अरब ने यमन के हूथियों पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म। एमबीएस ने एक गठबंधन बनाया जिसमें यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, मोरक्को, सूडान और मिस्र जैसे देश शामिल थे। 26 मार्च 2015 को इस सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए। इस ऑपरेशन का मकसद था हूथियों को सत्ता से हटाकर राष्ट्रपति हादी की सरकार को फिर से बहाल करना। शुरुआत में इसे एक छोटे से सैन्य अभियान के रूप में देखा गया, जिसे कुछ हफ्तों में समाप्त कर देने का इरादा था। लेकिन धीरे धीरे ये युद्ध एक लंबी और बेहद खतरनाक लड़ाई में तब्दील होने लगा। सऊदी के हवाई हमलों ने हूथी ठिकानों के साथ साथ यमन के बुनियादी ढांचे जैसे अस्पताल, स्कूल और बाजार को भी तबाह कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2015 से 2023 के बीच यमन युद्ध में कम से कम 1.5 लाख लोग मारे गए, जिनमें लगभग 15,000 आम नागरिक थे। इसके अलावा भूखमरी और बीमारियों की वजह से करीब 2,27,000 और लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोग मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। यह युद्ध यमन को दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बना चुका है और इन सबके पीछे एक नाम, मोहम्मद बिन सलमान। यमन के आम नागरिकों का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस इस जियोपॉलिटिकल वॉर के बीच में फंस गए। साल 2022 में यूएन द्वारा कराई गई एक संघर्ष विराम संधि थोड़ी शांति जरूर लेकर आई, लेकिन इस संधि के बावजूद यमन का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बर्बाद है और लोग अब भी भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। यमन युद्ध की एक सबसे चौंकाने वाली बात यह भी थी कि इसमें अमेरिका की कोई सीधी सैन्य भूमिका नहीं थी, जबकि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच रक्षा मामलों में दशकों पुराना रिश्ता रहा है। लेकिन एमबीएस ने इस युद्ध में अमेरिका को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया। इसके पीछे कई वजह थी। पहली बड़ी वजह यही थी कि एमबीएस दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि वो एक ऐसे नेता हैं जो अपने फैसले खुद ले सकते हैं।
कुल जमा बात ये थी कि एमबीएस ये जताना चाहते थे कि सऊदी अरब अपने क्षेत्रीय मामलों को खुद संभाल सकता है। दूसरी बड़ी वजह थी, उस वक्त बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो साल 2015 में ईरान के साथ एक परमाणु समझौता यानी JCPOA ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर काम कर रहे थे। ये डील सऊदी अरब के लिए एक चिंता का विषय थी, क्योंकि एमबीएस और सऊदी नेतृत्व को लगता था कि यह समझौता ईरान को और मजबूत बना देगा। इस डील के चलते सऊदी और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी दूरी आ गई थी और एमबीएस ने फैसला किया कि वो अपने गठबंधन के साथ युद्ध को अंजाम देंगे। हालांकि अमेरिका ने सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सऊदी गठबंधन को हथियार, खुफिया जानकारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट जरूर दिया। इस तरह अमेरिका युद्ध में शामिल तो था, लेकिन उसकी भूमिका सीमित थी। मई 2017 अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में राष्ट्रपति बने थे और अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए उन्होंने जिस देश को चुना वो था सऊदी अरब। यह दौरा सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान दोनों के लिए बेहद अहम था। ट्रंप के स्वागत की तैयारियां किसी शाही उत्सव से कम नहीं थी। सड़कों के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे जिन पर ट्रंप और एमबीएस की तस्वीरें थी। जब ट्रंप रियाद पहुंचे तो उनके सम्मान में पारंपरिक तलवार नृत्य किया गया। एमबीएस ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इस यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने के मौके के तौर पर देख रहे थे। दरअसल ओबामा प्रशासन के समय से ही सऊदी और अमेरिका संबंधों में थोड़ी ठंडक आ गई थी। एमबीएस चाहते थे कि ट्रंप के जरिए ये रिश्ते फिर से पटरी पर आ जाएं। इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक मकसद भी था, ईरान। एमबीएस को लगता था कि अगर सऊदी अरब को मध्य पूर्व में ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकना है तो अमेरिका का साथ जरूरी है। साथ ही वो ये भी चाहते थे कि अमेरिका उनकी मदद से पूरे अरब क्षेत्र में सऊदी का वर्चस्व बढ़ाने में मदद करे। वहीं अमेरिका के लिए सऊदी अरब एक अहम हथियार बाजार था और इस दौरे के दौरान ये बात जमीन पर भी उतरी। ट्रंप और सऊदी अरब के बीच करीब 110 बिलियन डॉलर के हथियारों की डील साइन की गई। ट्रंप ने रियाद में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ हिस्सा लिया और अपने भाषण में ईरान पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ईरान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। यहीं से एमबीएस की रणनीति का दूसरा चरण शुरू हुआ। एमबीएस ने मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ 142 बिलियन डॉलर का एक बड़ा हथियार सौदा किया। इससे सऊदी अरब को फाइटर जेट, मिसाइल्स और नौसेना के लिए नया सामान मिलेगा, जैसे MQ-9B ड्रोन और तहाद सिस्टम, जिसे टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। यह सौदा सऊद की सेना को आधुनिक बनाएगा और अमेरिका के साथ उसकी ताकत बढ़ाएगा। सऊदी ने अमेरिका में 600 बिलियन डॉलर निवेश करने का भी वादा किया। अब लौटते हैं 2017 पर। ट्रंप की सऊदी यात्रा को अभी सिर्फ एक हफ्ता ही बीता था कि 5 जून 2017 को एमबीएस ने एक और बड़ा फैसला लिया। सऊदी अरब ने यूएई, बहरीन और मिस्र के साथ मिलकर कतर के साथ अपने तमाम राजनीतिक और व्यापारिक संबंध तोड़ दिए। सऊदी अरब ने तो कतर के साथ अपनी एकमात्र जमीनी सीमा भी बंद कर दी, जिससे कतर में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो गई, क्योंकि उसका 40% खाद्य इंपोर्ट इसी जमीनी रास्ते से होता था। सऊदी के बाइकॉट के फैसले के पीछे तर्क ये दिया गया कि कतर ईरान से नजदीकियां बढ़ा रहा है और आतंकी संगठनों को समर्थन दे रहा है। इसी बीच सऊदी अरब ने कतर को 13 मांगों की एक लिस्ट भेज दी और कहा कि इन्हें अगले 10 दिन के अंदर मान लिया जाए। इन मांगों में कहा गया था कि कतर ईरान से संबंध सीमित करे, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों से अपना रिश्ता तोड़े और कतर की न्यूज एजेंसी अल जजीरा को बंद करे। अल जजीरा कतर सरकार के समर्थन से चलने वाला एक मीडिया आउटलेट है। यह न्यूज चैनल अक्सर सऊदी अरब और उसके सहयोगियों की आलोचना करता है। सऊदी अरब का मानना था कि यह चैनल हूती जैसे चरमपंथी गुटों को मंच देता है, जो उसके लिए खतरा है। सऊदी अरब ने अल जजीरा को अपने देश में बैन कर दिया था। सऊदी के बाइकॉट के फैसले को लेकर अमेरिका के भीतर भी भेदभाव पैदा हो गए। ट्रंप ने तो खुलेआम कतर पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया और ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि ये मेरी मध्य पूर्व यात्रा का असर है कि अब कतर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन उनके इस बयान से अमेरिका के ही तत्कालीन रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस
और विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन असहमत थे। इन दोनों ने कतर और सऊदी गठबंधन के बीच मध्यस्थता की जरूरत बताई। उन्हें डर था कि अगर ये तनाव बढ़ा तो इससे अमेरिका के मध्य पूर्व ऑपरेशंस और क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा आ सकता है, क्योंकि सच्चाई ये थी कि कतर भी अमेरिका का एक बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। वहां स्थित अल उदैद एयरबेस में अमेरिका के 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात है और ये बेस पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य ताकत का केंद्र है। सऊदी के बायकॉट के फैसले से कतर को झटका तो लगा, लेकिन उसने झुकने से साफ इनकार कर दिया। कतर ने ईरान और तुर्की से मदद ली, ईरान से फूड सप्लाई आने लगी और तुर्की ने सैन्य समर्थन भेजा। इस तरह कतर अलग थलग पड़ने से तो बच गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य पूर्व की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। एमबीएस ने दुनिया को साफ दिखा दिया कि अब सऊदी अरब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, आक्रामक विदेश नीति अपनाने जा रहा है। अब आते हैं एमबीएस के विजन 2030 पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 2030 तक सऊदी अरब को एक मॉडर्न देश बनाना चाहते हैं। साल 2017 में अमेरिकी पत्रकार मार्टिन स्मिथ सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। उन्होंने वहां ऐसा बदलाव देखा जिसकी कुछ साल पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पत्रकार मार्टिन स्मिथ को एक आर्ट स्टूडियो में आमंत्रित किया गया था। वहां महफिलें सजी थी, कुछ नौजवान गाने गा रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे, कोई गिटार तो कोई महफिल का मजा ले रहा था। यह दृश्य सऊदी अरब के लिए आम नहीं था, क्योंकि इससे पहले तक ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध था। कुछ साल पहले तक अगर पुलिस को इस तरह के किसी कार्यक्रम की जानकारी मिल जाती थी तो आयोजकों को जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन अब यह सब कुछ बदल रहा था और इस बदलाव के केंद्र में थे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। पहले सऊदी अरब में अगर कोई महिला सार्वजनिक जगह पर बिना हिजाब के दिख जाती थी तो पुलिस उसे हिरासत में ले सकती थी, लेकिन एमबीएस के शासनकाल में ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा। महिलाएं अब अपनी मर्जी से सड़कों पर घूम रही थी, अपनी मर्जी से कपड़े पहन रही थी। इन सारे बदलावों के पीछे सिर्फ एक नाम था, एमबीएस। एमबीएस ने उस दौर में सऊदी प्रिंस की जिम्मेदारी संभाली जब देश कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा था। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर निर्भर थी। दूसरी ओर साल 2014 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार गिर रही थी। सरकारी क्षेत्र कमजोर पड़ चुका था, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सऊदी अरब की कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा 30 साल से कम उम्र के युवाओं का था। इन लोगों के पास ना पर्याप्त रोजगार थे और ना ही भविष्य को लेकर कोई खास विजन। शाही परिवारों से लेकर सरकारी महकमों तक भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका था। देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान ना के बराबर था और सामाजिक तौर पर भी उन्हें पुरुषों के मुकाबले बराबरी का हक हासिल नहीं था। इन्हीं हालात को देखते हुए एमबीएस ने कई बड़े और साहसिक फैसले लिए। धार्मिक प्रभाव को आम लोगों की जिंदगी से कुछ हद तक अलग किया गया। यही वजह थी कि अब महिलाएं बिना हिजाब के भी सड़कों पर निकल सकती थी। कोई कलाकार अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहता था तो कर सकता था। ये सब कुछ एमबीएस एक बड़े विजन के तहत कर रहे थे, जिसका नाम था विजन 2030। विजन 2030 एमबीएस का वो सपना था जिसके तहत वो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को तेल की बेड़ियों से आज़ाद कराना चाहते थे। वो सऊदी को ऐसा देश बनाना चाहते थे जो पर्यटन का केंद्र बने। वो पश्चिमी तकनीकों को सऊदी में लाना चाहते थे, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे। वो चाहते थे कि सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट सेक्टर फले फूले। इसके लिए उन्होंने सऊदी में 35 साल बाद सिनेमा घरों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। अप्रैल 2018 में रियाद शहर में पहला सिनेमा हॉल खुला, जहां पहली बार हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर दिखाई गई। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, फैशन शोज और फॉर्मूला 1 रेसिंग जैसे इवेंट्स आयोजित किए गए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब ने पहली बार टूरिस्ट वीजा जारी किया। इन सबके बीच एमबीएस का सबसे बड़ा और चर्चित फैसला था नियोम। ये एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था। 500 अरब डॉलर की लागत से बनने वाला ये शहर रेड सी के किनारे बसाया जा रहा है। इसमें रोबोटिक सर्विसेज और पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। इन योजनाओं को फंड करने के लिए एमबीएस ने सऊदी अरब की सबसे कीमती संपत्ति सऊदी अरामको को सार्वजनिक करने तक का फैसला लिया। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है और इसे हमेशा सऊदी की राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखा जाता है। एमबीएस ने कहा था कि हम अरामको का मूल्यांकन $2 ट्रिलियन से ज्यादा आंक रहे हैं।
साल 2019 में जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ तो इसने 25.6 बिलियन डॉलर जुटाए, जो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया। इस फंड का इस्तेमाल विजन 2030 के प्रोजेक्ट्स जैसे नियोम, रियाद मेट्रो और पर्यटन परियोजनाओं में किया गया। 2016 में एमबीएस ने सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी पीआईएफ के जरिए टैक्सी सर्विस कंपनी उबर में $3.5 अरब का बड़ा निवेश किया। इस निवेश के जरिए सऊदी अरब को उबर में 5.2% की हिस्सेदारी और कंपनी के बोर्ड में एक अहम सीट मिल गई। इसके बाद पीआईएफ ने जापान की सॉफ्टबैंक कंपनी के विजन फंड में भी $45 अरब लगाए। ये फंड उन टेक कंपनियों में निवेश करता है जो भविष्य की तकनीकों पर काम कर रही हैं, जैसे उबर, वीवर्क, स्लैक और डोडैश। सऊदी अरब ने सिर्फ टेक कंपनियों में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला और ल्यूसिड मोटर्स, गेम बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रिक आर्ट्स और म्यूजिक और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कंपनी लाइव नेशन में भी पैसा लगाया है। ये सभी निवेश दिखाते हैं कि एमबीएस सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भर ना रखकर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एंटरटेनमेंट जैसे नए सेक्टर्स में ले जाना चाहते हैं। यही नहीं, 2022 में पीआईएफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की इन्वेस्टमेंट फर्म एफिनिटी पार्टनर्स में भी $2 अरब का निवेश किया। इससे साफ पता चलता है कि सऊदी अरब अब दुनिया भर में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है और एमबीएस की अगुवाई में वो एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये सब मोहम्मद बिन सलमान के शासनकाल का चमकता हुआ पहलू है। लेकिन एमबीएस के शासनकाल का एक ऐसा पहलू भी है जो उन्हें एक ऐसे शासक की छवि में ढालता है जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को बर्दाश्त नहीं करता। तो लगे हाथ एमबीएस की उस डार्क साइड पर भी एक नजर मार लेते हैं। एक वक्त था जब सऊदी अरब के लोगों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर था। लोग अपने विचार सबसे ज्यादा ट्विटर पर ही रखते थे। साल 2010 के बाद ये प्लेटफॉर्म सऊदी अरब में और ज्यादा मशहूर होने लगा, यहां तक कि इसे वर्चुअल संसद कहा जाने लगा, क्योंकि लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए विदेश नीति से लेकर महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों को उठाने लगे। एमबीएस के सत्ता में आने के बाद ट्विटर यूजर्स की संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी थी। नौजवानों के बीच ट्विटर खासा लोकप्रिय हो गया था। एमबीएस को ट्विटर की लोकप्रियता का एहसास हुआ। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने सलाहकार सऊद अल कहतानी को सौंपी। कहतानी एक शायर था। वो सऊदी के लोकल कल्चर को अच्छी तरह समझता था। वो सऊदी के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और आलोचकों को भी अच्छे से जानता था। कहतानी ने ट्विटर की पुलिसिंग करनी शुरू कर दी। ट्विटर पर जो लोग एमबीएस की आलोचना करते थे उन्हें निशाना बनाया जाने लगा। ट्विटर को एमबीएस के पीआर टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। इस तरह एमबीएस की तारीफ से भरे पोस्ट वायरल होने लगे। एमबीएस को सऊदी के ऐसे लीडर के रूप में दिखाया जाने लगा जो देश को बदलना चाहता है, जो सऊदी के नौजवानों को रोजगार देना चाहता है, जो देश की अर्थव्यवस्था सुधारना चाहता है। लेकिन सऊदी अरब का एक ऐसा तबका भी था जो एमबीएस की नीतियों से बिल्कुल खुश नहीं था। ये ट्विटर पर खुलकर आलोचना कर रहे थे। इन आलोचनाओं के खिलाफ ट्विटर पर एक नैरेटिव चलाया गया, उन्हें एंटी नेशनल बता दिया गया, उन्हें खुलेआम धमकियां दी गई, उन्हें ट्रोल किया गया। आलोचकों के लिए हैशटैग ब्लैकलिस्ट का इस्तेमाल किया गया ताकि उनकी पहचान की जा सके। भारी मात्रा में फर्जी अकाउंट से अभियान चलाया गया जहां एक जैसे ट्वीट्स बार बार हर जगह शेयर किए जा रहे थे। इससे साफ जाहिर था कि ये सभी ट्वीट्स बॉट से किए जा रहे हैं। इन सबके पीछे एमबीएस के सलाहकार कहतानी का ही हाथ था। यही नहीं, द ब्लैकलिस्ट ऑफ ऑफेंसिव जर्नलिस्ट नाम से एक और हैशटैग चलाया गया जिसके जरिए पत्रकारों को निशाना बनाया गया। ये वही पत्रकार थे जो क्राउन प्रिंस से सवाल कर रहे थे, उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे थे। जैसे जैसे पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट हैशटैग के जरिए टारगेट किया गया, वैसे वैसे कहतानी ने सफाई देते हुए कहा, मैं तो बस एक सिविल सर्वेंट हूं जो क्राउन प्रिंस के आदेश का पालन कर रहा है। इन्हीं आलोचकों में एक नाम था साद अल फकीह, जो पिछले कई सालों से लंदन में रह रहे थे। वो एमबीएस की नीतियों और उनके कई फैसलों के कट्टर आलोचक थे।
वो यूट्यूब पर अरबी में वीडियोस डालते थे और अपनी बात रखते थे। कहतानी ने सोशल मीडिया पर उन्हें भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ ट्वीट्स किए गए, उन्हें गालियां दी गई, यहां तक कि जान से मारने की धमकियां तक दी गई। फिर साल 2015 में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को पता चला कि सऊदी अरब ने ट्विटर के एक इंजीनियर से खुफिया संबंध बना लिए थे, जिसका नाम था अली अल जबारा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अलग अलग सोर्सेज ने यह बताया कि सऊदी अधिकारियों ने उस इंजीनियर को मना लिया था कि वो ट्विटर पर कुछ खास यूजर्स के अकाउंट्स में झांक सके, यानी उनकी प्राइवेट जानकारी तक उनकी पहुंच बना सके। ट्विटर ने इस खतरे को गंभीरता से लिया और एक एक्टिविस्ट अल फकी को अलर्ट किया कि शायद उनका अकाउंट भी सऊदी टारगेटिंग का शिकार हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात में यह सामने आया कि सऊदी अरब के रॉयल कोर्ट के लिए वो इंजीनियर एक तरह का जासूस बन चुका था। ट्विटर के अंदर रहकर उसके पास यूजर्स की प्राइवेट जानकारी जैसे ईमेल्स, आईपी एड्रेस, लोकेशन और डिवाइस डिटेल्स तक की पहुंच थी। ये जानकारियां किसी भी एक्टिविस्ट की पहचान करने और उनके नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए बेहद अहम थी। ये घटना सिर्फ एक डेटा ब्रीच नहीं थी, ये एक रणनीतिक चाल थी जिसके जरिए सऊदी सरकार ने सोशल मीडिया पर अपनी आलोचना करने वालों को निशाना बनाने की कोशिश की। वो इंजीनियर करीब 2 साल तक ट्विटर के अंदर मोल बनकर रहा। हालांकि कोई सार्वजनिक सबूत नहीं था कि उसने सऊदी सरकार के साथ जानकारियां शेयर की। फिर भी ट्विटर ने बिना कोई आधिकारिक टिप्पणी किए उस इंजीनियर अली अल जबारा को निकाल दिया। इसके बाद वो अमेरिका छोड़कर सऊदी अरब चला गया और वहां के रॉयल कोर्ट से जुड़कर एक संगठन में काम करने लगा। एमबीएस के खास सऊद अल कहतानी ने सऊदी सरकार की तरफ से इटली की साइबर सिक्योरिटी कंपनी हैकिंग टीम से संपर्क साधना शुरू किया। ये कंपनी दुनिया भर की सरकारों को सर्विलांस और हैकिंग सॉफ्टवेयर बेचती थी। साल 2015 में हैकिंग टीम को सऊदी अरब के एक ईमेल एड्रेस से एक औपचारिक ईमेल रिसीव हुआ। इस ईमेल में लिखा था, आपकी मशहूर शोहरत और प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए हम सऊदी रॉयल कोर्ट के सेंटर फॉर मीडिया मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस में आपसे एक उपयोगी और सफल सहयोग की इच्छा रखते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कंपनी जो सेवाएं देती हैं उनका हिस्सा हम भी बन सके। कृपया हमें ये अवसर प्रदान करें, हम आभारी रहेंगे। इस ईमेल के नीचे सेंडर का नाम लिखा था, सऊद अल कहतानी। साल 2018 के मई महीने में याह्या अल असीरी नाम के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। उस मैसेज में लिखा था, आपको सऊदी कोर्ट के सामने सुनवाई में पेश होना है। याह्या को यह पढ़कर आश्चर्य हुआ क्योंकि उनके खिलाफ सऊदी कोर्ट में कोई मामला नहीं चल रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये मैसेज क्यों आया है। जैसे ही उन्होंने मैसेज के उस लिंक पर क्लिक किया, उसी दिन उनका फोन गर्म होने लगा और उसकी स्पीड भी बहुत धीमी हो गई। जब उन्होंने अपने फोन को जांच के लिए भेजा तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उनके फोन में पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया गया था। पेगासस वही खतरनाक स्पाईवेयर है जिसे इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने विकसित किया है। इसके जरिए किसी भी इंसान के फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पूरी तरह से ट्रैक किया जा सकता है। इसकी पहुंच फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट, गैलरी, लोकेशन, ब्राउजर हिस्ट्री और माइक्रोफोन और कैमरा तक होती है। यानी ये आपको बिना आपकी जानकारी के 24/7 निगरानी में रख सकता है। सऊदी अरब ने इसी स्पाईवेयर को इजराइल से साल 2018 में खरीदा था। हैकिंग की घटनाएं यहीं नहीं रुकी। जनवरी 2020 में एक बड़ा खुलासा हुआ जिसने दुनिया को चौंका दिया। अमेज़न और वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक जेफ बेजोस का फोन साल 2018 में हैक कर लिया गया था। इस हैकिंग का आरोप सीधे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर लगा। फोरेंसिक जांच करने वाली कंपनी एफटीआई कंसल्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बेजोस के फोन में एक मैलिशियस वीडियो फाइल भेजी गई थी और ये फाइल खुद एमबीएस के व्हाट्सएप नंबर से भेजी गई थी। इस वीडियो में सऊदी और स्वीडन के झंडे थे और सतही तौर पर वो एक सामान्य प्रचार वीडियो जैसा लग रहा था। दरअसल उसी में एक खतरनाक मैलवेयर छुपा हुआ था जिसने बिना वीडियो खोले ही बेजोस का फोन हैक कर लिया। बेजोस और एमबीएस के बीच मुलाकात अप्रैल 2018 में लॉस एंजलिस में एक निजी डिनर के दौरान हुई थी। वहीं दोनों के बीच नंबरों का आदान प्रदान हुआ और व्हाट्सएप पर संवाद शुरू हुआ। इसी भरोसे का फायदा उठाकर मई में बेजोस को वो मालवेयर वाला वीडियो भेजा गया था।
ये कोई आम तकनीकी हमला नहीं था, बल्कि रणनीतिक तरीके से विश्वास बनाकर किया गया डिजिटल हमला था। इस हमले का मकसद सिर्फ बेजोस की जासूसी करना नहीं था, बल्कि माना गया कि इसके पीछे असली उद्देश्य वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टिंग को नियंत्रित करना था, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट एमबीएस की जमकर आलोचना करता था। इसी वॉशिंगटन पोस्ट के लिए सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी लिखा करते थे। उनकी लेखनी में एमबीएस की जमकर आलोचना होती थी। खशोगी की हत्या के बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। खैर, इस हैकिंग के कुछ ही वक्त बाद एक और विवाद सामने आया। जनवरी 2019 में अमेरिकन टेब्लॉइड नेशनल इंक्वायरर ने बेजोस की निजी जिंदगी से जुड़ी खबरें छाप दी, जिनमें उनके निजी मैसेजेस और फोटोज भी शामिल थे। बेजोस ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ये सब उन्हें बदनाम और ब्लैकमेल करने की एक साजिश थी और इसके पीछे सऊदी सरकार का हाथ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट की खशोगी हत्या वाली कवरेज से सऊदी अरब को नाराज किया था। एफटीआई की रिपोर्ट में शक जताया गया कि इस हैकिंग में इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के बनाए गए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। दूसरी ओर सऊदी सरकार ने इन तमाम आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साल 2017 का सितंबर महीना चल रहा था। ये वो वक्त था जब मोहम्मद बिन सलमान ने असहमति के स्वर को कुचलना शुरू किया। धीरे धीरे दर्जनों एक्टिविस्ट, लेखक, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन और इकोनॉमिस्ट को घेरा जाने लगा। जो एमबीएस की नीतियों या फैसलों पर सवाल उठा रहा था, उसे गिरफ्तार किया जाने लगा। इसी सिलसिले में एक नाम सामने आया, इस्साम अल जामिल का। वो अभी अभी अमेरिका से लौटे थे और ऑफिशियली सऊदी डेलीगेशन का हिस्सा भी थे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर सऊदी अरामको के आईपीओ की वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठाए थे। बस यही बात उनकी गिरफ्तारी की वजह बन गई। 1 साल तक जेल में रखने के बाद उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने ट्विटर के जरिए सऊदी में बगावत भड़काने की कोशिश की थी। सिर्फ एक्टिविस्ट ही नहीं, बल्कि धार्मिक हस्तियों पर भी कार्रवाई शुरू हुई। जो लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ भी बोल रहे थे, उन्हें भी जेल में डाला गया और वहां उन्हें प्रताड़ित किया गया। ऐसा ही एक मामला था सलमान अल अवहाद का। सोशल मीडिया पर उस वक्त उनके 14 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उस समय सऊदी अरब और कतर के बीच तनाव चरम पर था और सलमान अवहाद ने ट्वीट कर दिया कि कतर और सऊदी के बीच सुलह हो जाए, क्योंकि उस वक्त सऊदी कतर का बाइकआउट कर रहा था, जिसका जिक्र हम पीछे भी कर चुके हैं। बस यही एक ट्वीट उनकी गिरफ्तारी की वजह बन गया। सरकार ने आरोप लगाया कि अवहाद फितना फैला रहे थे और एमबीएस के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे। अवहाद के बेटे ने जेल में अपने पिता को दी गई यातनाओं के बारे में बताया था। उनके बेटे के मुताबिक सलमान अवहाद को जेल में काफी यातना दी गई। उनके दोनों हाथ और पैर जंजीर से जकड़े रहते थे। उन्हें लगातार पूछताछ के लिए जगाए रखा जाता था और सोने तक नहीं दिया जाता था। नवंबर 2017 में लेबनान के तत्कालीन प्रधानमंत्री साद हरीरी को एक मीटिंग के लिए रियाद बुलाया गया। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्हें एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया। उनके हाथ बांध दिए गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहां तक कि उन्हें थप्पड़ तक मारा गया। सऊदी सरकार का कहना था कि साद हरीरी ने लेबनान में ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, जबकि ईरान का दखल लेबनान में तेजी से बढ़ता जा रहा था। इसके बाद हरीरी को सऊदी के सरकारी टीवी चैनल पर पेश किया गया, जहां उन्होंने कैमरे के सामने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि ईरान लेबनान के मामले में दखल दे रहा है और पूरे क्षेत्र में नफरत और तबाही फैला रहा है। लेकिन उनके लहजे और चेहरे से साफ लग रहा था कि ये बयान बंदूक की नोक पर दिलवाया जा रहा है। इसके तुरंत बाद हरीरी को डिटेन कर लिया गया। हरीरी की गिरफ्तारी के बाद सऊदी अरब के रिट्स कार्ल्टन होटल में वो घटना को अंजाम दिया गया, जहां सऊदी के शाही परिवार के सदस्यों से लेकर 400 बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को आमंत्रित किया गया था। बुलाया तो ये कहकर गया था कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनसे बात करेंगे, लेकिन वहां उनके साथ अत्याचार किया गया। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, उन्हें पीटा गया और उनसे पैसों की मांग की गई। ये सब कुछ भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाए गए कदम के नाम पर किया जा रहा था। ये वही घटना है जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग करने की इजाजत देने की मांग पिछले कई सालों से चलती आ रही थी। साल 2011 के बाद से ये मांग और ज्यादा तेज हो गई।
कुछ महिला एक्टिविस्ट ने विमेन टू ड्राइव नाम से कैंपेन की शुरुआत की। ये महिलाएं सड़कों पर गाड़ी चलाकर इस पाबंदी के खिलाफ आवाज उठा रही थी। इन्हीं में से एक नाम था लुज़ैन अल हथलूल का, जो इस आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा बन गई। साल 2014 चल रहा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। वीडियो में लुज़ैन अल हथलूल 4 व्हीलर ड्राइव करते हुए यूएई से सऊदी अरब के बॉर्डर तक पहुंची दिखी, लेकिन सऊदी में महिलाओं की ड्राइविंग पर पाबंदी लगी हुई थी। फिर क्या था, लुज़ैन अल हथलूल को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2017 के सितंबर महीने की बात है। सऊदी अरब में पहले से एमबीएस की सरकार में विजन 2030 के तहत कई बड़े सामाजिक बदलाव किए जा रहे थे, जिसका जिक्र हम पीछे भी कर चुके हैं। एमबीएस ने फैसला लिया कि महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन इस फैसले के लागू होने के कुछ हफ्ते पहले यानी मई 2018 में कई महिला एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था वो पिछले कई सालों से महिलाओं को ड्राइविंग राइट्स दिलाने से लेकर कई तरह की आज़ादी की बात कर रही थी। इनमें से कई प्रमुख नाम थे, जैसे लुज़ैन अल हथलूल जो पहले भी गिरफ्तार हो चुकी थी। इसके अलावा ईमान अल नफजान, अजीज़ा अल यूसुफ, समर बाडवी, नसीमा अल सादा और हातून अल फासी। इनके अलावा गिरफ्तार हुए लोगों में कुछ पुरुष एक्टिविस्ट भी शामिल थे, जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर पिछले कई सालों से सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट के बचाव में मानवाधिकार संगठन आगे आए और उन्होंने एमबीएस सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। इन मानवाधिकार संगठनों का कहना था कि एमबीएस का असल मकसद इन एक्टिविस्ट की आवाज को दबाना था, ताकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अकेले ही इन सारे सुधारों का क्रेडिट ले सके। इन एक्टिविस्ट को जेद्दा के पास स्थित धबान जेल में रखा गया। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। कुछ को बिजली के झटके दिए गए, कोड़े मारे गए। कई महिला एक्टिविस्ट ने बताया कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट तक किया गया, उनके कपड़े उतरवाए गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। फाइनली मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन सारी सुनवाई एक बंद कमरे में हुई। अदालत ने उन एक्टिविस्ट पर साइबर क्राइम के तहत आरोप लगाए कि ये लोग विदेशी पत्रकारों के संपर्क में थे और देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे। लुज़ैन अल हथलूल को दिसंबर 2020 में आतंकवाद से जुड़े अपराधों के लिए 6 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल हथलूल के समर्थन में दबाव बनना शुरू हुआ तो फरवरी 2021 में उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि उनकी रिहाई के बाद भी उन पर यात्रा करने से लेकर पब्लिकली कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। अब आते हैं उस हत्याकांड पर जिसने एमबीएस की डार्क साइड को पूरी दुनिया के सामने और पुख्ता तरीके से पेश किया। ये थी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या। जमाल खशोगी सऊदी अरब के मक्का शहर से ताल्लुक रखते थे। वो एक ऐसे परिवार से आते थे जो सऊदी के शाही परिवार यानी एमबीएस के खानदान के काफी करीबी था। उनके कई रिश्तेदार शाही खानदान के साथ जुड़े हुए थे। खशोगी अमेरिका के इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करके आए थे, लेकिन उनकी रुचि पत्रकारिता की तरफ बढ़ने लगी। एमबीएस के क्राउन प्रिंस बनने के बाद जमाल खशोगी ने उनके शुरुआती कार्यकाल में एमबीएस का समर्थन किया, चाहे वो यमन युद्ध हो या फिर एमबीएस का विजन 2030। खशोगी एमबीएस की सराहना करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ एमबीएस को लेकर उनका नजरिया बदलने लगा। साल 2016 की बात है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा था। इसी बीच जमाल खशोगी को एक अमेरिकी टेलीविजन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोड़ा जाता है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में खशोगी ने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर दी। उन्होंने ट्रंप और सऊदी के नेतृत्व के बीच बढ़ती नजदीकियों को खतरनाक बताया। खशोगी ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप की वजह से एमबीएस को एक आक्रामक और बिना सोची समझी विदेश नीति अपनाने की छूट मिल रही है। इस बयान के बाद सऊदी सरकार ने खशोगी के टीवी पर आने और बोलने पर रोक लगा दी। यहां तक कि वो किसी अखबार के लिए लिख भी नहीं सकते थे। ये सब उनके लिए बेड़ियों जैसा था, क्योंकि वो अपने ही देश में खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। थक हार कर सितंबर 2017 में जमाल खशोगी ने सऊदी अरब छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला किया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और मिडल ईस्ट आई जैसे मीडिया संस्थानों के लिए कॉलम लिखना शुरू कर दिया। उनके लेखों में अक्सर एमबीएस की आलोचनाएं होती थी।
वो साफ कह रहे थे कि सऊदी शासन की चमक धमक के पीछे असहमति को कुचलने की रणनीति छुपी हुई है। उन्होंने अपने लेखों के जरिए रिट्स कार्ल्टन की घटना की भी आलोचना की, जिसमें सऊदी के राजकुमारों और व्यापारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में रिट्स कार्ल्टन होटल में बंद कर उनकी संपत्ति जबरन छीन ली गई थी। खशोगी ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान नहीं बल्कि सत्ता पर नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश बताया। उन्होंने लिखा कि क्राउन प्रिंस का उदार चेहरा सिर्फ दिखावा है, असल में वो असहमति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर एमबीएस सरकार द्वारा विरोधियों को ट्रोल्स और बॉट्स के जरिए कैसे डराया और चुप कराया जा रहा है। एक और अहम मुद्दा था महिलाओं के अधिकार। जब सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई, उसी वक्त महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली कई एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। खशोगी ने लिखा कि यह दिखाता है कि सरकार असल में किसी भी तरह की स्वतंत्र आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा, एमबीएस धार्मिक कट्टरता को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन असहमति के प्रति उनका रवैया भी एक नई कट्टरता बन चुका है। यमन युद्ध, कतर के खिलाफ नाकेबंदी और लेबनान में हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर भी खशोगी ने सऊदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि इन कदमों से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है और सऊदी नेतृत्व जल्दबाजी में फैसले कर रहा है। जब खशोगी ने एमबीएस की आलोचना करनी शुरू की तो सबसे पहले सऊदी सरकार ने उनके परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अपनी बात रखना बंद कर दे। उनके बेटे सलाह खशोगी पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया। जमाल खशोगी बार बार कहते रहे कि सरकार आलोचना के बदले उनके परिवार के लोगों को सजा दे रही है। फिर आया साल 2018 जब खशोगी की जिंदगी एक खौफनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। उन्होंने तुर्की की एक महिला हतीजे जेंगिस से सगाई की थी और उससे शादी करने के लिए जरूरी दस्तावेज लेने इस्तांबुल में सऊदी दूतावास पहुंचे। 2 अक्टूबर 2018 को वो अपनी मंगेतर के साथ सऊदी एम्बेसी पहुंचे, लेकिन अंदर जाने के बाद कभी बाहर नहीं आए। उनकी मंगेतर बाहर ही घंटों उनका इंतजार करती रही, लेकिन खशोगी वापस नहीं लौटे। बाद में तुर्की सरकार ने यह खुलासा किया कि खशोगी की हत्या दूतावास के अंदर ही कर दी गई थी। खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और अन्य सबूतों से यह पता चला कि 15 मेंबर्स वाली एक सऊदी हिट स्क्वाड पहले ही दूतावास में खशोगी का इंतजार कर रही थी। उन्होंने खशोगी का गला घोंटा और फिर उनके शरीर के टुकड़े कर दिए और धीरे धीरे उन टुकड़ों को सऊदी एम्बेसी से बाहर ले जाया गया। खशोगी के अवशेष आज तक नहीं मिले। तुर्की की रिपोर्ट्स के मुताबिक खशोगी को काटने के लिए हड्डी काटने वाली आरी का इस्तेमाल किया गया और जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्हें दर्द दिया गया। इस हत्या की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। तुर्की ने साफ कहा कि यह पूरी योजना पहले से ही बनाई गई थी और इसे बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी जांच की और 16 नवंबर 2018 को बताया कि खशोगी की हत्या का आदेश खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। CIA ने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कई सबूतों का विश्लेषण किया था, जिसमें एक फोन कॉल भी शामिल थी जो खशोगी और MBS के भाई खालिद बिन सलमान के बीच हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर एग्नेस कैलमर्ड ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि खशोगी की हत्या पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी और इसके लिए सऊदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच कराने की मांग की। सऊदी सरकार ने पहले तो इस हत्या से इनकार किया, लेकिन बाद में ये मानना पड़ा कि खशोगी की मौत एम्बेसी में ही हुई थी। उन्होंने इसे एक झगड़े का नतीजा बताया। बाद में कुछ लोगों पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन यह सुनवाई अपारदर्शी ढंग से एक बंद कमरे में की गई। 5 लोगों को मौत की सजा हुई और 3 को जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड माने जाने वाले सऊद अल कहतानी और अहमद असीरी को बरी कर दिया गया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस हत्या में खुद की भूमिका से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह घटना उनके शासनकाल में हुई, इसलिए वो जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। इस हत्या ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में सऊदी अरब का पक्ष लिया और कहा कि शायद क्राउन प्रिंस को इस घटना की जानकारी थी या शायद नहीं थी। उन्होंने सऊदी अरब के साथ $110 बिलियन के हथियार सौदों को जारी रखने की बात कही। बाद में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो साल 2021 में एक खुफिया रिपोर्ट जारी की गई जिसमें साफ साफ कहा गया कि इस हत्या में क्राउन प्रिंस की भूमिका थी।
लेकिन बाइडेन ने उन पर सीधा प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया और सिर्फ 76 अन्य सऊदी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया गया। उधर खशोगी की मंगेतर हतीजे जेंगिज ने लगातार न्याय की मांग की। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में लेख लिखे, अदालत में गवाही दी और दुनिया से अपील की कि इस जघन्य हत्या को अनदेखा ना किया जाए। वहीं खशोगी के बेटे सलाह खशोगी ने साल 2020 में उन लोगों को माफ करने की घोषणा की जो हत्या में शामिल थे, लेकिन कई मानवाधिकार संगठनों ने इसे सऊदी सरकार के दबाव का नतीजा बताया। जमाल खशोगी की कहानी सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि ये सत्ता, सच्चाई और असहमति की कीमत चुकाने की कहानी है। सऊदी के राज परिवार से जुड़े लोग किस तरह से आम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, इसका एक किस्सा भी जाते जाते सुनते जाइए। एमबीएस की एक सौतेली बहन है जिनका नाम है हस्सा बिन सलमान अल सऊद। एमबीएस के पिता किंग सलमान की दूसरी बीवी से हस्सा का जन्म हुआ है। साल 2016 की बात है। हस्सा पेरिस के एक पॉश इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट में ठहरी हुई थी। ये अपार्टमेंट उनके पिता किंग सलमान का था। उसी दौरान मिस्र में जन्मा एक फ्रांसीसी कारीगर अशरफ ईद बाथरूम की मरम्मत कर रहा था। काम के सिलसिले में उसने फर्नीचर की कुछ तस्वीरें खींची ताकि बाद में उसे याद रहे कि करना क्या है, लेकिन गलती से इन तस्वीरों में एक शीशे के जरिए हस्सा की परछाई आ गई। हस्सा को शक हुआ कि ईद जानबूझकर उनकी तस्वीरें उतार रहा है। उन्होंने इसे अपनी निजता का उल्लंघन माना और यहीं से विवाद ने उग्र रूप ले लिया। अशरफ ईद का कहना है कि जब हस्सा को ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड रानी सैदी को बुलाया। सैदी ने आते ही ईद का मोबाइल फोन छीन लिया। ईद का आरोप है कि इसके बाद सैदी ने उसके साथ मारपीट की, उसके हाथों को रस्सी से बांध दिया, सिर पर बंदूक तानी और धमकी दी कि या तो राजकुमारी के पैर चूमो या मार खाओ। ईद ने यह भी कहा कि हस्सा ने उसे अपमानजनक बातें कहीं, जैसे तुम सब एक जैसे हो, कुत्ते कमीने। हस्सा ने उससे कहा कि तुम्हें शाही परिवार से बात करने का तरीका सिखाना पड़ेगा। यह सब 2 घंटे तक चला, जिसके बाद ईद को अपार्टमेंट से जाने दिया गया। इस पूरी घटना के बाद अशरफ ईद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने हस्सा से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। 3 दिन के भीतर हस्सा पेरिस से रवाना हो गई। जब वो दोबारा जांच में शामिल नहीं हुई तो फ्रांस की अदालत ने साल 2017 में उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। फिलहाल हस्सा वर्चुअल तरीके से पेरिस में चल रहे मुकदमे का सामना कर रही हैं। उन पर हमला करवाने, किसी को बंधक बनाने और शारीरिक हिंसा का आदेश देने के गंभीर आरोप हैं। सरकारी वकीलों ने इसके लिए 6 महीने की निलंबित जेल और 5,000 यूरो का जुर्माना तय करने की मांग की है। वहीं उनके बॉडीगार्ड सैदी के लिए 8 महीने की निलंबित सजा और उतना ही जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। हस्सा और उनके वकीलों ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना था कि यह मामला पूरी तरह से झूठा है और मीडिया ने हस्सा की छवि खराब करने की कोशिश की है। सैदी ने अदालत में सफाई दी कि उसने ईद को सिर्फ पकड़ा था, मारपीट नहीं की थी। उसका कहना है कि उसे लगा कि ईद हस्सा की तस्वीरें बेचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो एक शाही परिवार से हैं और अरब जगत में बेहद प्रसिद्ध हैं। हालांकि अदालत ने सैदी के इस तर्क को कमजोर पाया क्योंकि हस्सा की 8 साल की उम्र के बाद से कोई भी सार्वजनिक तस्वीर सामने नहीं आई थी, तो कोई उन्हें पहचानता कैसे। इसके अलावा सैदी पुलिस को यह भी नहीं समझा सका कि ईद की कलाई पर जो चोट के निशान थे वो कहां से आए। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि एमबीएस हो या सऊदी अरब का शाही परिवार, ये भले ही सऊदी की अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने की बात करें, भले ही विजन 2030 के तहत पूरे सऊदी को मॉडर्न सऊदी बनाने की बात करें, लेकिन इनके भीतर अभी भी एक वही तानाशाही रवैया मौजूद है जो आम जनता के अधिकारों का दमन करना चाहता है। और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है या तो वो खामोश कर दिया जाता है या फिर मौत की नींद सुला दिया जाता है। तो ये थी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पूरी कहानी। इस कहानी को लिखा था मेरे साथी रब्बानी आजाद ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। ऐसे जानकारी से भरे वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो आप इसे देखने के बाद शेयर जरूर करें और ऐसे ही जानकारी से भरे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।